सज्जन, ये बड़ा वैलिड सवाल है क्या कि भाई 2.5 दिन तक डेटा रिवर्स होता रहा इस डिजिटलाइजेशन में? नहीं गर्मा जी, सवाल सही है, लेकिन मुझे लगता है हम सबको दिल्ली चुनाव की जब घोषणा की गई थी हाँ। और उस समय जो पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें आज जो राहुल गांधी जी ने जितने भी सवाल उठाए हैं कि भाई ये प्रोसीजरल डाउट्स हैं जो कि शक के दायरे में हैं, और इस पे उस बड़ी ही डिटेल में उन्होंने उसका आंसर दिया था। पहला तो कि भाई 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग परसेंटेज जंप कैसे करता है। अभी हम लोग सब लोग उस समय महाराष्ट्र के इलेक्शन को काफी गंभीरता से देख रहे थे, परख रहे थे, तो हम लोगों ने भी देखा कि हाँ ज्यादा है। लेकिन बाद में जो जवाब था और जो जमीनी स्थिति भी थी, उसमें एक बात थी कि देखिए, होता यह है कि एक तो पहली बात है कि हरियाणा हो महाराष्ट्र हो, उसमें पार्टियां संगठन अपना पूरा ताकत लगा रही थी कि आप डोर टू डोर लोगों को खींच के ले आए। दूसरी बात उसमें यह थी कि जो डिजिटल, अभी आपके पास टेक्नोलॉजी है, डिजिटाइजेशन है, सब कुछ है, लेकिन जो 5 बजे के बाद का जो डेटा है उसमें लास्ट मोमेंट टर्नआउट के बाद आपके हर प्रोसेस में अभी भी मैनुअल है कि हर पार्टी के हर बूथ पे पोलिंग एजेंट है, उनके साथ मिलकर जब वेरिफिकेशन किया जाता है फिर आता है, तो वो लास्ट वाला अभी आप देखें ना, जब हम लोग का चुनाव की काउंटिंग शुरू होती है तो चुनाव आयोग तो का जो वेबसाइट है वो तो 3-3 घंटे पे अपडेट करता है। ये वो कभी भी आपको कांस्टेंट अपडेटिंग नहीं करता है, जो मीडिया चैनल्स पे या बाकी सोर्सेज पार्टी के बताते रहते हैं। तो 5 बजे के बाद जो है उसमें तमाम जो चीजें आ रही थी, उसमें बहुत जगह ऑब्जेक्शन किया जाता है, हर पार्टी हर बूथ पे, और वो ऑब्जेक्शन इतनी व्यापक तरीके पे होता है कि आप उन सबको कॉग्निजेंस में लेके, अपने संज्ञान में लेके फिर उसका फाइनल टैली देते। मुझे लगता है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था कब तक आ जानी चाहिए थी? 20 नवंबर को मतदान हुआ था महाराष्ट्र में, कब तक आ जाती फाइनल टैली? फाइनल क्या 2-3 दिन की, इसमें इतना ज्यादा अप्रत्याशित क्या है गरिमा जी कि जब 5 से 7 बजे के बाद आपके हर पोलिंग बूथ पे कहां कहां ऑब्जेक्शन हुआ, किन किन पोलिंग एजेंट्स ने किया, हर पार्टी के हैं, पूरे विधानसभा 288 है उसमें जितने पोलिंग बूथ हैं, उन सब का लेके आप कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये नहीं, सवाल गरिमा जी जो मैं बात जोड़ना चाहता हूं, नहीं मैं तो नहीं, एक सेकंड सज्जन जी, सज्जन एक सेकंड, ये डिजिटलाइजेशन के दौर में ये फाइनल टेली वोटर टर्नआउट की टीएन सेशन का भी जिक्र हुआ, तब तो ऐसा कोई डिजिटल वर्ल्ड था नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट क्रांति नहीं थी, तो तब अगर कुछ घंटे में फाइनल डेटा आ सकता था तो आज कितनी देर में आ जाना चाहिए? नहीं गर्मा जी तब इतने न तो सवाल होते थे, और उस समय बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग तो उस समय का सच था जिसको टीएन शेषन अपने तरीके से करते थे, और उस समय की स्थिति में जितना उनसे संभव था उन्होंने सुधार किया। लेकिन उस समय की भी बात है कि किस तरीके से बोगस वोटिंग होती थी, उनका एक प्रभाव अपने पीछे के अधिकारियों से अच्छा था। लेकिन ऐसी नहीं बात है कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग और ये बातें खत्म हो गई। बिहार में तो आप देखिए 2005 में चुनाव आयोग रख क्यों नहीं देता? भाई सवाल उठेंगे क्या सज्जन? चुनाव आयोग से मांगा ये गया कि लोकसभा में मतदाता सूची में कितने वोटर थे और विधानसभा जो 5 महीने बाद हुए उसमें कितने मतदाता हैं वोटर लिस्ट में, वो आप सामने रख दीजिए। इस जानकारी को सामने रखने में 8 महीने लग गए। नहीं गर्मा जी, इसमें 2 पक्ष हैं। एक जो ये डिमांड मांगा जा रहा है, ये लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी के पक्ष को काफी सराहता है और इसकी पुष्टि होनी चाहिए। दूसरा बात है कि इसको आप चेरी पिक करें और इससे पूरी की पूरी चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे संदेह खड़ा करें। नहीं तो जवाब तो देगा ना चुनाव आयोग, संदेह तो खुद ब खुद पैदा होगा। नहीं गर्मा जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो 1 घंटे का, आधे घंटे से ऊपर का प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव कुमार का था दिल्ली चुनाव के वक्त, उस समय उसमें सीईसी ने काफी डिटेल में इन इश्यूज को, लेकिन वोटर लिस्ट सामने नहीं रखी। ये कहा कि वोटर लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, जो पब्लिक डोमेन में है उसे कॉपी पेस्ट करके दे देने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो कोलेट भी किया जा सकता है। सवाल यहाँ पे ये नहीं, सवाल गर्मा जी मैं जो बोलना चाहता हूं कि आज जो राहुल गांधी जी का लेख है मैंने उसे काफी गंभीरता से पढ़ा, और मुझे उसमें कुछ नई बात इसलिए नहीं रखी क्योंकि 2023 में अशोका यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर थे सभ्यसाची दास, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो ओपिनियटेड पीस था, एनालिटिकल पीस नहीं था, उसमें यही बात उठाई गई थी। और फिर उस समय से लोकतंत्र की प्रक्रिया पे ईवीएम से डिबेट शिफ्ट हो जाता है बोगस वोटिंग पे। मेरे कहने का मतलब है कि तमाम बातें ट्रांसपेरेंसी को लेके होनी चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके होनी चाहिए। चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, इनको तो एक स्वायत्त संस्था बननी चाहिए कि किसी पार्टी के लेकिन सवाल है कि वो आप स्वायत्त संस्था की सर बात कर रहे हैं सज्जन, और आई रिस्पेक्ट यू as your insights always are very important and useful। मुझे ये बताइए सज्जन, अगर चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में 38 वोट पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान न लेता, बवाल न कटता, तो जीत गया था बीजेपी का मेयर ना?
38 वोट में बिल्कुल। और वहां गठबंधन पे हुई। और गरिमा जी, और वहां पे आम आदमी पार्टी के जज्बे की तारीफ करनी होगी आपको कि वो बिल्कुल नहीं, लगे आम आदमी रहे पार्टी जिस ये समय शोर से। न मचाती तो जीत गया था बीजेपी का मेयर। वही मैं कह रहा हूं कि भाई विधानसभा, जब महाराष्ट्र की बात का आज हवाला आया है, लेख में भी है, आप लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अगेंस्ट में एक इंटरनल कोर वोटर की भी एक सेटबैक थी, उन्होंने भी विपक्ष में किया था, वो सेटबैक आया। और विदर्भ में कांग्रेस ने काफी सीटें एंटी बीजेपी सेंटीमेंट में जीती, न कि प्रो बीजेपी सेंटीमेंट। उसके 5 महीने के भीतर बहुत सारे मुद्दे आए। लाडकी बहन योजना की बात आती है, उसके बाद किसानों को बीमा की बात आती है, उनके कोऑर्डिनेशन की बात आती है, और सब लोग कह रहे थे कि संघ ने जितनी ताकत इस पर झोंक दी है लोगों को मोबिलाइज करने में, आज तक नहीं झोंकी थी। अब संघ ने ताकत झोंकी या चुनाव आयोग ने झोंकी? मुझे गर्मा जी मुझे बात पूरी लेने दीजिए। हाँ, प्लीज ना। बात यह था कि सांगठनिक जो क्षमता थी, और खासकर वो विदर्भ क्षेत्र में था जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस ने लोकसभा का हवाला देते हुए सीटें ली थी। उनके नेता नाना पटोले और विजय वेट्टीवार सब वहीं से थे, और इन सब लोगों ने मान लिया था कि लोकसभा का पुनरावृत्ति होगा, वेटिंग रूम में बैठे रहे, ट्रेन आएगी, आप बैठ जाएंगे। सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा जो मिट्टी पलीद हुई महाविकास अघाड़ी की, वो विदर्भ क्षेत्र में हुई है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे कारण है, क्योंकि तब तक तो शरद पवार हो नहीं, या आप महाराष्ट्र में मैं एक सेकंड सज्जन, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत सारी योजनाओं का, वो जो लाख करोड़ की योजनाएं घोषित कर दी गई, उनका भी असर हुआ। भाई दिल्ली में खुलेआम प्रवेश वर्मा ने जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे, और कैंडिडेट बनने के बाद भी जूते पहनाए, कंबल बांटे, साड़ियां बांटी, पैसे बांटे, कौन से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? इट कैन नॉट बी डन एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, यू कांट डू दैट। बट गर्मा जी, दिल्ली में भी आप देखिए ना, दिल्ली में भी कांग्रेस का वोट 2% बढ़ा है, और उसके कारण आम आदमी पार्टी 14 सीटें हार रही है, जहां पे हार जीत का अंतर। नहीं, मैं कुछ और सवाल पूछ रही हूँ सज्जन, मैं चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल पूछ रही हूँ, जिससे निष्पक्ष होना चाहिए। प्रवेश वर्मा पर कौन सी कार्रवाई हुई? पैसे तक बांटे प्रवेश वर्मा ने? नहीं, ये देखिए, हम ये सवाल बोगस वोटिंग का, राहुल गांधी का आज का लेख जो है वो बोगस वोटिंग से जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं बात जो कर रही हूँ अब चुनाव आयोग पर शिफ्ट हो गई ना, निष्पक्षता पर शिफ्ट हो गई चुनाव आयोग की। आपका सवाल भारतीय लोकतंत्र में भारत की जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कितनी मजबूत हैं, उसको लेके उस मामले में अगर हम देखें तो भारतीय लोकतंत्र में इन संवैधानिक संस्थाओं के मजबूत होने में अभी बहुत कमी बाकी है। इन्हें होना चाहिए। और हमेशा जो पार्टी सत्ता में रहती है उनका प्रभाव उनके सिलेक्शन में और हर चीजों में होता है, लेकिन सवाल यह है कि जो फाइनल आउटपुट है और प्रोसीजर है, नहीं वो तो आप नेहरू जी के जमाने से देखें, जजमानी अब देखिए, मैं ये नेहरू जी के जमाने से नेहरू जी के जमाने पर मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। भाई नेहरू जी अपनी खामियों को लेकर विदा हो गए, इंदिरा जी अपनी खामियों को लेकर विदा हो गई, राजीव गांधी अपनी खामियों को लेकर विदा हो गई। सवाल तो करंट स्टैब्लिशमेंट से ये पूछा जाएगा कि अरुण गोयल को आप एक दिन पहले वीआरएस दिलवाते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अगले दिन उनकी चुनाव आयोग में पोस्टिंग हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट हैरान होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी भाई, एक दिन में वीआरएस दिलवा दिया, क्लियर हो गई फाइल। गर्मा जी, ये सवाल एक आप स्ट्रक्चरल क्वेश्चन कर रही हैं, जो कि किसी एक पार्टी से और एक करंट रेजिम से संबंधित नहीं है। मैं बिल्कुल करंट रेजिम से सवाल कर रही हूँ सर। अब आप बताइए गर्मा जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ प्लीज। नंबूदरी पाल जी केरला के पहले कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री बने, और उसमें जो कानून मंत्री थे कम्युनिस्ट पार्टी में, वो केरला हाईकोर्ट और बाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन जाते हैं। और फिर उनकी एरा को, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एरा ऑफ प्रोग्रेसिव जजमेंट कहा जाता है। तो मैं तो खुद कह रही हूं, कांग्रेस के पाप में बहरुल इस्लाम फिर आप ले आइए, नवीन चावला ले आइए, नंबूरी पाद ले आइए, केरल की सरकार बर्खास्त कर दी, सारे काम हुए ना। और इसीलिए इतिहास के सबसे बुरे दौर में कांग्रेस है, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस की कोई जिम्मेदारी बनती है क्या सज्जन? नहीं, लेकिन हर चीज के बनती है, और हर चीज के बावजूद मेरा यह मानना है कि चुनाव आयोग हो, भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा और चुनाव जो है, उनके जो परिणाम आ रहे हैं उन्हें बहुत सारे कारणों को आपको एक साथ जोड़ के देखना होगा, ना कि आप एक चेरी पिक करें और उसमें आप ये कहें कि 5 बजे के बाद इतना वोटिंग कैसे पड़ा। अरे साहब, आपके नेता जो वहां पे नाना पटोले है, विजय वेट्टीवार है, उन्होंने सवाल नहीं उठाए, राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं। ये फेयर पॉइंट है, लेकिन चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है, जो कमिश्नर्स हैं, उनकी नियुक्ति सरकारी हाथ में होती है ना,
कांग्रेस के जमाने में भी थी, बीजेपी के भी जमाने में है। तो गरिमा जी इसमें नई क्या बात है जो हम लोग नई इसमें क्या इतने बात है? shocked आप हैं? ठीक है सज्जन, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस के नाम पर तो सत्ता में आए थे। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार। नहीं, अब सत्ता में आता ही डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। सब थैंक यू पार्टियों का सो मच, कांग्रेसीकरण हो जाता है। थैंक यू सो जी। मच सज्जन फॉर बीइंग सो ट्रूथफुल। अब शीतल जी